Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the assumption and adjournment. तो आज हम बात करने वाले हैं assumption and adjournment के बारे में। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो दो एप्लीकेशंस हैं वो आए दिन कोर्ट में दी जाती हैं और ये क्यों दी जाती है? जो assumption की एप्लीकेशन है वो इसलिए दी जाती है अगर पार्टीज जो है या तो कंप्लेनेंट या फिर अक्यूज्ड कोर्ट में नहीं आया हुआ है, अपीयर नहीं हुआ है, तब जो है एजम्पशन की एप्लीकेशन जो है लगाई जाती है। और एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन तब लगाई जाती है जब हमारा एडवोकेट जो है वो छुट्टी पर है, किसी कारण से कोर्ट में नहीं आ पाया, तब एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन जो है दी जाती है। ठीक है, इन दोनों का पर्पज़ यही होता है कि कोर्ट की जो है हेयरिंग को है वो नेक्स्ट डेट के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। ठीक है, तो जानेंगे कि एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है और एजम्पशन की एप्लीकेशन कैसे ली जा सकती है, इसका पैटर्न क्या है। ठीक है, तो जानते हैं एप्लीकेशन के बारे में। ये जो एजम्पशन की एप्लीकेशन है वो उसको लिखने का पैटर्न ये है कि सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ़ द कोर्ट। जिस भी कोर्ट में हमारा जो केस जो है पेंडिंग है, चल रहा है, उस कोर्ट का नेम जो है लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा पार्टीज़ का नेम। मान लो एक्स वाई पार्टीज़ है, मतलब टाइटल, केस का टाइटल जो है वो लिखा जाएगा कि इन दोनों पार्टीज़ के बीच में, इन दोनों पार्टी के नेम पर जो है केस चल रहा है इस कोर्ट में, वो लिख देंगे। उसके बाद आ जाएगा केस का जो है नेचर, किस नेचर का जो है कंप्लेंट है वो किस नेचर के, लाइक कंप्लेंट अंडर 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सेक्शन 138 में जो है कंप्लेंट जो है दी गई है, वो जो है केस का नेचर आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन फॉर द एजेंप्टिंग द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन रामलाल फॉर टुडे। आज जो है अक्यूज्ड पर्सन आ नहीं सकता तो उसे छूट दी जाए कोर्ट में ना आने के लिए। ठीक है, ये लिख देंगे सब्जेक्ट में। और उसके बाद क्या लिखा जाएगा? उसके बाद लिख देंगे रिस्पेक्टफुली सर। ठीक है, सर या फिर मैडम, कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हम बताएंगे कि क्यों जो है हमें जो है कोर्ट में ना आने की छूट दी जाए, अक्यूज़ पर्सन को कोर्ट में ना आने की छूट दी जाए। क्या लिख यहाँ पे हम अक्यूज़ की तरफ से एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो फिर अक्यूज़ के लिए क्यों जो है अक्यूज़ की जो है प्रेजेंस को एजेम्प्ट किया जाए आज के लिए, वो बताएंगे क्या रीज़न है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? दैट द अबव नोटेड केस इज़ पेंडिंग इन दिस ऑनरेबल कोर्ट। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये जो हमारा केस है वो इसी कोर्ट में पेंडिंग है। और फिर उसके बाद बताएंगे रीज़न कि क्यों जो है ये बंदा जो है एप्लीकेंट जो है कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता। दैट द अक्यूज पर्सन इज़ रिजाइडिंग, वो ये जो अक्यूज पर्सन है वो कुल्लू में रहता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे फ्लड वगैरह जो है वो आए हुए हैं, जिसके कारण रोड वगैरह जो है वो ब्लॉक हो चुकी हैं। इसलिए जो ये बंदा है एप्लीकेंट जो है वो कोर्ट में आज अपीयर नहीं हो सकता। हमने रीज़न बता दिया कि कुल्लू में रहता है और जो कि हिमाचल प्रदेश का एरिया है जहाँ पे फ्लड वगैरह आए हुए हैं और जिस कारण से रोड वगैरह जो है ब्लॉक हैं, इस कारण से अक्यूज पर्सन जो है एप्लीकेंट जो है कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता। ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चली? उसने जो है उसका जो काउंसिल है उससे कॉल के थ्रू जो है ये इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हम रीज़न बता देंगे कि क्यों जो है एप्लीकेंट जो है कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता। और थर्ड में ये लिखेंगे कि दैट द एप्लीकेंस ऑफ इज़ नीदर इंटेंशनल और नॉर विलफुल ड्यू। इसमें जो है कोर्ट में ना आने की ना तो उसकी इंटेंशन है ना ही विलफुली वो कर रहा है ऐसा। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जो उसने रीज़न बताया है उस कारण से वो कोर्ट में आ नहीं सकता। उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं है कोर्ट में ना आने की, बट उसके पास रीज़न है कोर्ट में ना आने का, जो कि हमने सेकंड पॉइंट में बता दिया है। ठीक है, उस कारण से दैट द एप्लीकेशन हैज़ नो ऑब्जेक्शन। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे कि अगर कोई एविडेंस जो है रिकॉर्ड किया जाता है उसकी एब्सेंस में, बट उसके काउंसिल की प्रेजेंस में जो है एविडेंस जो है रिकॉर्ड किया जाता है, तब उस एप्लीकेंट को अक्यूज्ड पर्सन को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट में लिख देंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे? फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे कि दैट द एप्लीकेंट जो है वो नेक्स्ट डेट के लिए अपीयर हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज़। उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे प्रेयर क्रॉस। बताएंगे प्रे कोर्ट को जो है प्रे करेंगे कि हमारे जो एप्लीकेंट जो है उसकी
प्रेजेंट को अजम्प्ट कर दिया जाए आज के लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, ठीक है। इट इज़ देयर फॉर प्रेड दैट द प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट अक्यूज में बी काइंडली बी एजम्प्टेड फॉर द टुडे। उसके ना कोर्ट में ना आने की जो है छुट्टी दी जाए एप्लीकेंट को, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे उसके बाद, किसके द्वारा ये एप्लीकेशन दी जाएगी? ये एप्लीकेशन दी जाएगी थ्रोन कौंसल के द्वारा एप्लीकेशन दी जाएगी, क्योंकि कौंसल को पता चला है कॉल के थ्रू। अगर कोई बंदा जो है उसका रिलेटिव है वो आता है, वो बताता है आकर, तो उसका भी नाम एप्लीकेंट के द्वारा ही लिखा जाएगा। मतलब उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी तो उसे एप्लीकेंट माना जाएगा। मान लो रामलाल ने अपने बंदे भाई को भेज दिया कि यार तू वहाँ पे नियर है कोर्ट के, तो और जाकर ऐसे ऐसे करके एडवोकेट को बता दे, तो उसके सिग्नेचर भी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन जो है उसके द्वारा भी दी जाएगी और फिर उसके बाद हम कौंसल के भी सिग्नेचर करवा देंगे, ठीक है, कि हाँ हमें इस इन्फॉर्मेशन जो है इस बंदे के द्वारा रिसीव हुई है एप्लीकेंट, ठीक है। और अब जानते हैं एडजर्नमेंट के बारे में। एडजर्नमेंट में सिंपल यही होता है कि एडजर्नमेंट तब दी जाती है जब हमारा एडवोकेट जो है छुट्टी पर है, किसी कारण से वो कोर्ट में नहीं आ सकता। सेम प्रोसेस है, बस रीज़न में ये बताना है कि एडवोकेट क्यों नहीं आ जाता, ठीक है। और फिर ये फर्स्ट लिखेंगे कि नेम ऑफ़ द कोर्ट, उसके बाद पार्टीज़ का नेम आ जाएगा, फिर केस का जो है नेचर आ जाएगा, मतलब केस का नंबर वगैरह आ जाएगा जो भी हमने लिखना है। जहाँ पे लिख दिया सिविल केस नंबर 10,032 और कब फाइल हुआ था 2023 में, ठीक है। और फिर लिख देंगे सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द एडजर्नमेंट। उसके बाद बताएंगे रीज़न कि क्यों जो है केस को जो है एडजर्न कर दिया जाना चाहिए नेक्स्ट डेट के लिए। दैट द प्लेंटिफ मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट, प्लेंटिफ क्या कह रहा है? प्लेंटिफ कह रहा है दैट द अबाउ नोटर, ये जो केस है वो इसी केस कोर्ट में जो है पेंडिंग है। दैट द अबाउ सर्टिफिकेट फॉर दी, ये जो केस है वो एग्जामिनेशन विटनेस की एग्जामिनेशन के लिए फ़िक्स किया गया है। आज जो है विटनेस की एग्जामिनेशन की जानी चाहिए की जाएगी, ठीक है। इसके लिए जो कोर्ट केस जो है वो फिक्स्ड है। दैट द काउंसिल ऑफ द प्लेंटिफ सडनली सफरिंग द हाई फीवर, देयर फॉर ही इज़ इनेबल टू अटेंड दिस ऑनरेबल कोर्ट। ये जो काउंसिल है वो उसको जो है फीवर हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बुखार हो गया है, इस कारण से वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता, आ नहीं सकता। तो फिर फोर्थ ये हो गया हमारा रीज़न कि क्यों जो है एडवोकेट कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता। दैट इन द एब्सेंस ऑफ द कौंसल, ये जो कौंसल की एब्सेंस में प्लेंटिफ जो है इस प्रोसीडिंग को आगे इस जो मैटर को आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लिख देंगे प्रेयर क्लॉज, ठीक है। उसमें क्या लिखेंगे? उसमें लिख देंगे कि ये जो है देयर फॉर इट इज़ प्रेड दैट द मैटर में बी काइंडली बी एडजर्न, इस कारण से जो है मैटर जो है वो किसी और डेट के लिए फिक्स्ड कर दिया जाए, एडजर्न कर दिया जाए किसी और डेट के लिए, ठीक है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस के इंटरेस्ट में, ठीक है, क्योंकि अभी काउंसिल नहीं आया तो फिर वो एग्जामिन नहीं कर सकता, इस कारण से केस को जो है एडजर्न कर दिया जाए। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है वो दी जाएगी प्रॉक्सी काउंसिल के द्वारा, ठीक है। प्रॉक्सी काउंसिल कौन होता है? प्रॉक्सी काउंसिल वो होता है जो कि एडवोकेट का कोई दोस्त वगैरह, मान लो कोई क्लिक नाल साथ वाला एडवोकेट है, वो उसके द्वारा जो है एप्लीकेशन जो है एडजर्नमेंट की दी जाती है, ठीक है। प्रॉक्सी काउंसिल के सिग्नेचर होंगे और उसका नंबर वगैरह लिख दिया जाएगा, और उसके बाद डेट वगैरह जो भी लिखनी है, जिस डेट को आप जो है एप्लीकेशन दी रहे हैं, और एप्लीकेशन के ऊपर 10 रुपये की टिकट लगेगी और फिर उसे रीडर को जाके दे दिया जाएगा, और फिर रीडर जो है वो जज को देगा, फिर जज देखेगा कि एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर यही सा आज की वीडियो में हमने जाना एडजर्नमेंट और एजम्पशन के बारे में। एजम्पशन तब दी जाती है जब पार्टीज नहीं होती, और एडजर्नमेंट तब दी जाती है जब एडवोकेट नहीं होता। तो थैंक यू गाइज़। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।